सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़ी कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। मथुरा वृंदावन के लिए बनेगा नया हाईवे, अब यमुना एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ेंगे ब्रज के मंदिर। दिल्ली इंसार से सटे ग्रेट नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित होने वाली राय हेरिटेज सिटी को मथुरा वृंदावन से जोड़ने के लिए नया एक्सप्रेसवे बनाई जाएगा, जो कि 6 लेन का यह एक्सप्रेसवे 100 मीटर चौड़ा होगा। हालांकि अभी इस परियोजना की DRP बनाने वाली कंपनी के फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगी गई है। बता दें कि यमुना प्राधिकरण एक्सप्रेसवे के किनारे राय में 9,350 हेक्टेयर में हेरिटेज सिटी विकसित करेगा, जिसमें 731 हेक्टेयर में पर्यटन जोन और 110 हेक्टेयर में रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा। इसे बनाने में तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए का खर्चा होंगे। दरअसल यमुना प्राधिकरण का उद्देश्य है कि यदि पर्यटक यमुना एक्सप्रेसवे से होकर गुजरे तो वह राय में रुके और मथुरा वृंदावन जैसी स्थिति का एहसास कर सके। इसी के उलट पर यहाँ राय हेरिटेज सिटी विकसित की जानी है। इसके लिए CBI साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रही है, जहां पर बीते सोमवार को कंपनी के प्रतिनिधियों ने यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के सामने अपनी रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन दिया। इस पर अधिकारियों ने कंपनी से द्वारकाधीश और बांके बिहारी मंदिर तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। यूपी में 35 डिग्री छूने को बेताब पा रहा दिल्ली की हवा फिर हुई खराब, जानिए कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। उत्तर भारत में इस बार कड़ाके की सर्दी के प्रकोप के उभरने के बाद अब गर्मी का एहसास पड़ने लगा है। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी गर्मी ने दस्तक दे दी है। इसके अलावा प्रदूषण बढ़ने से यहाँ की हवा खराब होने लगी है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार आने वाले दिनों में उत्तर भारत में गर्मी बढ़ने के संकेत मिलने लगे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में मौसम साफ रहने का अनुमान है। जाहिर है कि आज सूरज की तापमान बढ़ेगी। गर्मी बढ़ने के साथ ही अगले 2 दिनों में मौसम फिर करवट लेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार गुरुवार को बादल छाने के साथ बारिश होने की संभावना है। साथ ही दिल्ली एनसीआर में तेज हवाएं चल सकती है। दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान 14.3 डिग्री और अधिकतम तापमान सामान्य से 2 ज्यादा 30.36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। हवा में नमी का स्तर 44 से 91% रहा। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम साफ रहने का अनुमान है। नोएडा में आज अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यहाँ भी मौसम साफ रहेगा। वहीं गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आसमान साफ रहेगा। दिल्ली पुलिस ने लड़कियों को सिखाया सेल्फ डिफेंस। श्रद्धानंद रोड पर बनाई गई पिंक पुलिस चौकी। दिल्ली पुलिस की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर तालकटोरा स्टेडियम में स्कूली छात्राओं का एक कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली के लगभग 40 स्कूल से आई 7500 छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने छात्राओं का हौसला बढ़ाया और उनको सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग अनिवार्य लेने के लिए कहा गया। और साथ ही दिल्ली पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए जो कदम उठाए हैं उन्हें भी रूबरू कराया गया। इस मौके पर दिल्ली पुलिस ने अपनी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की कुछ झांकियां दिखाई गई और दिल्ली पुलिस के महिला जवान मार्शल आर्ट और गुड़ों के एक्शन भी छात्राओं में जोश भरने का काम किया है। इस मौके पर उन महिला पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने दिल्ली की महिलाओं के लिए अनेक प्रकार से काम किए गए, जैसे बलात्कार, पास्को एक्ट, महिलाओं से छेड़छानी, बच्चों के अपहरण, करारकर्ताओं को पकड़ना, घर से गायब हुए बच्चों को घर वापस ले आना। नेहरू स्टेडियम में मौजूद 7,500 छात्राओं ने लाडली दौड़ में भी हिस्सा लिया है और नेहरू स्टेडियम के आसपास के क्षेत्रों में इन छात्राओं ने चक्कर लगाया है। राज्य निर्वाचन आयोग नगर निगम चुनाव पर ले सकते हैं फैसला। आज दोपहर बाद तारीख का होगा ऐलान। देश की राजधानी दिल्ली में इस साल होने वाले नगर निगम चुनाव के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने आज यानी कि मंगलवार को 3 नगर निगम के चुनाव की तारीख की घोषणा करेगा। इस दौरान आयुक्त SK श्रीवास्तव मंगलवार को इसका पूरा ब्यौरा देंगे। वही चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही राजधानी में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। दरअसल राज्य चुनाव आयोग ने पिछले महीने ऐलान किया था कि तीनों नगर निगम में चुनाव अप्रैल महीने में कराए जाएंगे। इसके साथ ही मंगलवार को चुनाव की तारीख एवं चुनाव का पूरा कार्यक्रम घोषित करेगा। सूत्रों के अनुसार पता चला कि चुनाव आयोग ने अप्रैल महीने के दूसरे हफ्ते में रामनवमी के बाद चुनाव कराने का फैसला लिया है और आयोग ने 10 से 20 अप्रैल के बीच चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का कार्यक्रम तय किया गया है। ऐसे में बीते 20 अप्रैल को चुनाव आयुक्त SK श्रीवास्तव का कार्यक्रम खत्म हो रही है। इस दौरान उनकी कोशिश है कि इससे पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाए।
दिल्ली शहर के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। रिंग रोड के आश्रम चौक पर चल रहे अंडरपास का निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण में है। यह कार्य 15 दिनों के भीतर पूरा हो जाएगा। 22 मार्च से अंडरपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ अंडरपास के निर्माण कार्यों का जायजा लिया है। इतने नहीं, उप मुख्यमंत्री निर्माणाधीन आश्रम फ्लाईओवर और प्रगति मैदान के पास बन रहे अंडरपास के निर्माण कार्यों में भी समीक्षा की है। निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण पिछले साल आश्रम अंडरपास के निर्माण कार्य को कई बार रोकना पड़ा था। इसी वजह से अंडरपास के काम को पूरा करने में देरी हुई है। उन्होंने कहा कि अब अंडरपास का निर्माण कार्य अपने आखिरी चरण में है और 15 दिनों के भीतर अंडरपास बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 22 मार्च से अंडरपास को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे रोजाना दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। सूमी से लोगों को बाहर निकालने का काम जारी। भारतीयों के वतन वापसी भी शुरू। रूस की गोलीबारी ने रोकी थी निकासी। यूक्रेन ने मंगलवार को उत्तर पूर्वी शहर सूमी और इरपिन में युद्ध के बीच फंसे नागरिक को निकालना शुरू कर दिया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने कवी में मौजूद अधिकारियों के हवाले से इसकी जानकारी दी है। रूसी और यूक्रेनी दोनों अधिकारियों द्वारा ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने पर सहमत लेने के बाद नागरिक की निकासी शुरू कर दी गई है। कॉरिडोर के जरिए रूसी सैनिकों द्वारा कब्जे गए इलाकों में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने जा रही हैं। यहाँ पर भारतीय नागरिक भी फंसे हुए हैं और बताया गया कि उसकी संख्या 700 के करीब है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सलाहकार माइखोलो पोडोलायक ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्ष सीज फायर को लेकर बातचीत करेंगे। रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच लगातार 13वें दिन भीषण लड़ाई के बीच लोगों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई है। समाचार एजेंसी एएफपी ने बताया कि सूमी में हवाई हमले में 2 बच्चे सहित 9 लोगों की जान चली गई है। वहीं सूमी शहर से जो भयंकर लड़ाई का गवाह बन रही है, चीनी, भारतीय और अन्य विदेशी सहित नागरिक को निकालने के लिए शहर से पोर्टा तक एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर स्थापित किया गया है। सूमी राजधानी कवी से 350 किलोमीटर दूर पूर्व में मौजूद है। महा एग्जिट पोल 2022 पंजाब में होगा खेल। जाने यूपी, उत्तराखंड, गोवा में किस पार्टी की बन रही सरकार। उत्तर प्रदेश में सोमवार को 7वें और आखिरी चरण का चुनाव खत्म होने के साथ ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में किसकी सरकार बनेगी, इसका सही जवाब 10 मार्च को मतगणना के बाद मिलेगा। हालांकि तमाम एग्जिट पोल से काफी हद तक नतीजों की तस्वीर साफ हो गई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को यूपी में 211 से 225, सपा को 146 से 160, बीएमसी को 14 से 24, कांग्रेस को 4 से 6 सीटें मिल सकती है। लगभग सभी एग्जिट पोल में यूपी में बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में दिखा गया है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक यूपी में बीजेपी को 288 से 326 सीटें मिल सकती हैं, जबकि टाइम्स नव भारत का पोल कहता है कि बीजेपी को यूपी में 225 सीटें मिलेगी। एबीवीपी कोरेटर ने बीजेपी को 228 से 244 सीटें दी है, जबकि इंडियन न्यूज बीजेपी को 260 सीटों तक सिमट कर रखा है। पंजाब की बात करें तो सभी पोल आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में देख रहे हैं। दूरबीन से ईवीएम की निगरानी करेंगे उम्मीदवार। स्टॉक रूम के बाहर 3 शिफ्ट में तैनात रहेंगे समाजवादी पार्टी के नेता। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अब बस 2 दिन का समय है। 10 मार्च को मतगणना होनी। इसी बीच ईवीएम में छेड़छाड़ को लेकर समाजवादी पार्टी समेत कई दलों ने आशंका जताई है। इसी बीच मेरठ जिले की हस्तिनापुर विधानसभा से सपा उम्मीदवार योगेश वर्मा दूरबीन से ईवीएम की निगरानी कर रही हैं। उनका कहने की पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ईवीएम, स्ट्रांग रूम और उसके आसपास की अन्य गतिविधियों पर नजर रखने के आदेश दिए हैं। इसके लिए हम 8 घंटे की 3 शिफ्ट में काम करेंगे। दरअसल हस्तिनापुर विधानसभा सीट से सपा उम्मीदवार योगेश वर्मा दूरबीन से ईवीएम की निगरानी कर रही हैं। वर्मा का कहना है कि यहाँ ईवीएम रखी गई है, हम दूरबीन से देख रहे हैं कि यहाँ किसी भी तरह की गतिविधियाँ तो नहीं हो रही है। दूरबीन से छत और आसपास के पूरे इलाके पर हमने पौनी नजर रखी है। सपा प्रमुख ने ईवीएम, स्ट्रांग रूम और उसके आसपास के अन्य गतिविधियों पर नजर रखने के आदेश दिए गए हैं। हम 8 घंटे की 3 शिफ्ट में काम करेंगे। योगेश वर्मा ने आगे कहा कि हमें एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। अखिलेश यादव बनेंगे सीएम, हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। किसानों के लिए बड़ी राहत, मूल राशि जमा करने पर माफ होगा कृषि लोन का ब्याज। हरियाणा सरकार ने मंगलवार को बजट पेश किया है। इसमें खेती किसानी पर खास फोकस किया गया। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कृषि एवं सहकारिता के लिए कई अहम घोषणाएं की है, ताकि प्रदेश कृषि क्षेत्र में पहले की तरह अच्छा प्रदर्शन कर सके। कृषि क्षेत्र के लिए इस बार 5,988.76 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से अधिक है। सरकार ने इस साल प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 100 क्लस्टर में प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाने का ऐलान किया है। पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद बीजेपी शासित सभी राज्य सरकारें जैविक और प्राकृतिक खेती पर जोर दे रही है। सीएम ने एक मुफ्त निपटान योजना के तहत 30 नवंबर 2022 तक फसली ऋण या अन्य लघु या मध्य अवधि के कर्जों की मूल राशि का भुगतान करने का किसानों की
दंडात्मक ब्याज सहित दर की पूरी राशि माफ करने का ऐलान किया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि यह बजट वह केवल अर्थव्यवस्था को सशक्ति प्रदान करना है, बल्कि आने वाले 25 सालों में प्रदेश के विकास को तेज गति प्रदान करने का आधार भी बनेगा। इस समय देश की अर्थव्यवस्था में हरियाणा का योगदान 3.4% है। इससे हम 4% करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ा योगदान करेंगे। खेती किसानी पशुपालन में हरियाणा प्रोग्रेसिव स्टेट के रूप में जाना जाता है। बजट में इस इमेज को बनाए रखने की कोशिश की गई है। मतगणना से पहले बीजेपी ने विजयवर्गीय को उत्तराखंड में उतारा, जानकर बोले बहुमत हासिल करना डेढ़ी कीर। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के असर नतीजे 10 मार्च को आनी है। 70 सीटों के लिए एक चरण में 14 फरवरी को मतदान हुआ था। चुनाव की मतगणना से ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की सक्रियता के रियासी मायने टटोले जा रही हैं। देहरादून पहुंचकर पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जिस अंदाज में डॉक्टर निशंक से मंत्रण किया है, सबकी निगाहें अब दोनों दिग्गज नेताओं की जुगलबंदी पर टिकी हुई है। सियासी हलचलों में चर्चा की दोनों नेताओं की जुगलबंदी प्रदेश की सियासत में कोई न कोई गुल तो जरूर खिलाएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद के विदा होने के बाद से डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की राजनीतिक सक्रियता का इंतजार हो रहा था। स्वास्थ्य कांग्रेस व मधुधारा की राजनीतिक में अपने मिजाज के हिसाब से सक्रिय नहीं दिखे थे, लेकिन मतगणना से ठीक पहले उनकी सक्रियता बढ़ी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यार से लाइक कीजिए। दोस्तों, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें सिरे से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।